यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। और ये है आपके पास, आप देख सकते हो बच्चों, फरवरी मार्च का पेपर 2024 IGCSE का पेपर। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। इसके 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। सो जस्ट लुक एट ओवर हेयर बच्चों, द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मीथेनोइक एसिड एंड ethanol is present in the presence of catalyst can be represented as shown. This is the methanoic acid, this is the alcohol, and ester is going to be formed, which is X right now over here, and water is the compulsory product over here. एक और चीज आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने इसको रिवर्सिबल रिएक्शन शो किया है। तो इसका मतलब आप इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे कंसीडर करेंगे। और साथ साथ अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर उसने आपको इंथाल्पी चेंज दी है जो कि नेगेटिव है। और ये बता रहा है आपको कि ये नेगेटिव का मतलब है एक्सो है। ठीक है ना, और एक्सो कौन सा है बच्चों? फॉरवर्ड वाला एक्सो है, यानी कि एस्ट्रिफिकेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है, वो एक्सो है, और उसका ब्रेक डाउन जो होगा वो एंडो होगा। ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है भाई। देन एक्स रिप्रेजेंट द एस्टर फॉर्म, एंड यू कैन फॉर्म दिस इजीली, आई नो दिस। इन द इक्वेशन methanoic acid represented by the formula HCOOH, नेम दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला। बच्चों किस टाइप का फॉर्मूला है ये, जल्दी से बताइए। मॉलिक्यूलर नहीं है भाई, ये मॉलिक्यूलर नहीं है बेटा। ये मॉलिक्यूलर होता तो ये होता इस तरह से, CH2O2। ये होता है मॉलिक्यूलर, जिसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ लिखे हों अलग अलग एलिमेंट के। ठीक है ना, तो कंडेंस्ड फार्मूला आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन कंडेंस्ड फार्मूला जो है वो कौन से टाइप का फार्मूला होता है, उसका जर्नल नाम क्या होता है? कंडेंस्ड और डिस्प्लेड दोनों एक तरह के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है भाई, कंडेंस फार्मूला और डिस्प्लेड फार्मूला दोनों ही स्ट्रक्चरल फार्मूलाए होते हैं। तो आपने याद रखना है कि इसको आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे, इसका जर्नल नाम इसको आप देंगे। ठीक है ना। देन दे आर सेइंग राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मीथेनोइक एसिड। आप देख सकते हैं जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे, जो हमने नोट्स के अंदर अलग अलग कॉलम्स बनाए थे, उनमें अलग अलग टाइप के फार्मूलाए की बात की थी, वो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है ना। जस्ट लुक एट ओवर हियर, दे आर आस्किंग फॉर एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल सुनते ही जहन में आना चाहिए सिंपलेस्ट रेशो अमंग द एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट रेशो का मतलब क्या हुआ, जरा देखिए, 1:2:2। दिस इज ऑलरेडी द सिंपलेस्ट रेशो, इससे फर्दर ये डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है ना। ये किसी और टेबल में तीनों नंबर नहीं आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी सिंपलेस्ट। तो यही मॉलिक्यूलर है और यही एम्पेरिकल भी रहेगा। राइट एवरी वन ऑफ यू और नॉट? ऐसी है ना। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट, दे आर आस्किंग फॉर नेम एंड ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला। डिस्प्लेड, जरा गौर से देखिए क्या कह रहा है बच्चों, डिस्प्लेड। सो यू नीड टू शो एवरी सिंगल एटम एंड बॉन्ड प्रेजेंट ओवर देयर। देन आपने एस्टर एक्स को नाम भी देना है और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी ड्रॉ करना है, डिस्प्लेड वाला। ठीक है ना भाई। तो अगर आप यहाँ कंडेंस बना देंगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो नाम क्या होगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में है 1 कार्बन और अल्कोहल में है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पहले लिखे जाएंगे, इथाइल। और इसका नाम हो गया मीथानोएट। राइट एवरी वन ऑफ यू, होपफुली आपको ये नाम लिखना आता होगा लास्ट क्लास के अकॉर्डिंगली। और फिर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। ठीक है ना, और उस फंक्शनल ग्रुप में से आप OH हटा देंगे, तो ये बचा वो वाला पार्ट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। और फिर अल्कोहल वाला पार्ट बनाएंगे। कोशिश करें कि अल्कोहल वाला जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो। एंड वी हैव 2 कार्बन्स ओवर देयर, तो हमने अल्कोहल बनाया और उसमें से H रिमूव कर दिया, वो वाला H जो कि OH यानी कि हाइड्रोक्सिल में मौजूद था। अब इसका हम बॉन्ड बना देंगे और ये हो गया एस्टर लिंकेज इसका, और ये हो गया डिस्प्लेट फॉर्मूला। राइट बच्चों, जरा देखिए 3 नंबर के लिए सवाल पूछा गया है जो कि मेरे ख्याल से बहुत आसान है आप लोगों के लिए। जी बेटे रायान, क्या पूछ रहे हैं? सर आई वांट टू आस्क दैट अभी तक आपने क्या क्या करा है। अरे यार रायान, तुम हमेशा लेट आते हो और फिर तुम मुझसे यही सवाल पूछते हो ना। देखो, ये किया है बस हमने। चाहिए पहला ही सवाल कर रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, फरवरी मार्च का। और ये है IGCSE का पेपर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चौथा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, उसने मेंशन भी कर दिया, अगर आप नहीं भी देखते तो उसने बता दिया। एंड रीचेस एन इक्विलिब्रियम विद इन अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम के अंदर वो इक्विलिब्रियम रीच हो गया। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज मीन बाय द टर्म क्लोज सिस्टम। ओ माय गॉड, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी गुड मरियम। नो एयर, एयर का मतलब क्या हुआ भाई? नो एयर का मतलब कुछ नहीं हुआ, क्लोज सिस्टम का मतलब होता है नथिंग, नथिंग
कैन एंटर, नथिंग कैन एंटर और लीव द कंटेनर, ठीक है ना। जहाँ तक कुछ आप ना इसमें ऐड कर सकते हो और ना इसमें से कुछ रिमूव कर सकते हो। नथिंग कैन एंटर और क्या बोलेंगे, स्केप और रिमूव, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। नथिंग, अच्छा आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं होता भाई, इसका मतलब होता है नथिंग कैन एंटर और लीव और स्केप फ्रॉम द कंटेनर, पूरी बात लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम द कंटेनर, देन दे आर आस्किंग स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। जल्दी से बताइए बच्चों, कौन कौन बताएगा मुझे, जल्दी से, सबको याद होना चाहिए, डेफिनेशन में ही दोनों लिखवाई थी मैंने। हम्म, वेरी गुड, क्या बोलेंगे आप, लिखेंगे द रेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। द रेट का लफ्ज इस्तेमाल करना जरूरी है, रेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the rate of रिवर्स्ड रिएक्शन, जो वापस वाला रिएक्शन है उसके बराबर दोनों की स्पीड हो जाएगी। रेट का लफ्ज लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। एंड वंस द इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है बच्चों, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस, देन देयर वुड बी नो मोर चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है ना भाई। ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से आ गया, अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोलेंगे, द कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा चले आसान में लिख लेते हैं इसको, द कॉन्सेंट्रेशन of reactants and products, the concentration of reactants and products become constant। अब वो फर्दर चेंज नहीं होंगी, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है अब वो फर्दर चेंज नहीं होगी। राइट बच्चों, इज द क्लियर एवरी वन ऑफ यू, ये याद होनी चाहिए डेफिनेशन यार। हम्म, सिंपल सी बात है, ये तो हमने लिखी है यार नोट्स के, मैंने आपको बोल रहा हूँ रिवर्सिबल रिएक्शन पहली फुर्सत में कर लो, प्लीज 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 कर लो। Complete table 4.1 show the effect in an if any on the concentration of X, यानी कि they are asking for product, they are asking for product, right? At the equilibrium for each change of the concentration। अच्छा जी, concentration वगैरह या जो भी सॉरी कंडीशन जो भी वो चेंज कर रहे हैं, तो बताइए कि X की concentration पे क्या फर्क पड़ रहा है at equilibrium, बढ़ रही है कम हो रही है। You just need to use the word increase और decrease। पहली चीज जो वो पूछ रहा है वो बोल रहा है decrease temperature। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चों। टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इट फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड राइट नाउ द रिएक्शन वी हैव इज एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड वाला हो गया एक्सोथर्मिक, तो फॉरवर्ड वाला जब प्रोसीड होगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स वुड बी इंक्रीज। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स वुड बी इंक्रीज, आप सिंपल बोलेंगे इंक्रीज, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, हम बात ही कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स की। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथानोइक एसिड इज डिक्रीज, यानी कि आपने रिएक्टेंट को कम कर दिया, तो भाई जब रिएक्टेंट कम करोगे तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इट शुड बी डिक्रीज। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ मिथानोइक एसिड एंड इथेनॉल आर डिक्रीज, तो दोनों ही रिएक्टेंट कम कर दिए, दोबारा से प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। एंड देन द कैटलिस्ट इज रिमूव, कैटलिस्ट डालने से सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन स्पीड अप होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, so this is no effect। होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्वाइट easier फॉर ऑल ऑफ यू। और देखिए 4 मार्क्स के लिए सिर्फ 4 लफ्ज लिखने थे हमने यार, कितना आसान है ये, ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको कीजिए। जरा देखें आपके पास 1 2 3 एंड 4 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर भी मौजूद है रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है बच्चों। कोई क्वेश्चन जी बेटे, अली असलम, अली सॉरी अली अहमद जी। Sir, how did you do the concentration वाला part? बेटे जो आप मुझे जो दोनों बताओ, आपने की, अगर फॉर सपोज आप जो है 2 बंदों के लिए चाय बनाओगे तो कितना दूध होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट, 2 बंदों में 2 बंदों का दूध होना चाहिए, यानी कि 2 कप, फॉर सपोज अगर आपके पास दूध होना चाहिए, 2 कप चाय बन जाएगी। तो अगर आप 4 कप दूध लोगे तो चाय कितने कप बनेगी बेटे, 4 कप बनेगी, और अगर आप दूध 1 कप कर दो तो चाय, 1 कप बनेगी। तो जब रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो डेफिनेटली सी बात है प्रोडक्ट बढ़ेगी, और रिएक्टेंट कम कर दोगे तो डेफिनेटली सी बात है प्रोडक्ट कम हो जाएगी, दैट्स इट, राइट। ओके, ओके सर, दिस थैंक इज यू। क्वाइट सिंपल।
ऑल राइट, और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए जल्दी से। रयान जी बेटे। सर इसमें हमें ये एक्स बताने के लिए तो हमें इसकी इक्वेशन तो दी हुई होगी ना? बेटा ये दी हुई आपको पीछे क्वेश्चन, ठीक है। आमतौर पे बच्चे इसीलिए परेशान हो जाते हैं कि ठीक क्या करना है सर, इसमें कैसा करना है। सर ये इक्वेशन के बगैर क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक्सो एंडो भी लाजमी वहां गिवन होगा। जी सर ये आपने ये वही पेपर है जिसका आपने 3 क्वेश्चन पहले करवाए जी बिल्कुल, ये वही पेपर है। जी बेटा अहमद। थे? ओके, थैंक यू। सर मैंने ये पूछना था कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटे, बहुत ही ख़राब आपकी आवाज़ आ रही है, जो कि डिस्टर्ब कर रही है सबके बच्चों के कानों को, मेरे ख्याल से चुभ रही होगी। चलिए, और किसी का कोई सवाल है कि नहीं, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें जल्दी से। नो क्वेश्चंस। जी इब्राहिम। सर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है जिसमें आपने आंसर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा है, इसकी जगह हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आप एम्पेरिकल फार्मूला क्यों लिखेंगे भाई, वो टाइप ऑफ फार्मूला पूछ रहा है। तो ये टाइप ऑफ, जब आप रिएक्शन लिख रहे होते हैं तो आप रिएक्शन करते वक्त रिएक्टेंट का पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला तो नहीं लिखते हम उसके अंदर। अभी मिथानोइक एसिड है जी तो सर। इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर सेम है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर मिथानोइक एसिड नहीं होता, इथानोइक एसिड होता, तो आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला अगर लिखते तो आप प्रोडक्ट कैसे जी बना सर, सकते हाँ थे, है ना भाई। सही बात। जी सर, ऑल राइट, सही बात। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? मारवा कुछ पूछ रही हैं, जी बेटे मारवा। जी बेटे मारवा, क्या पूछ रही हैं आप? नो क्वेश्चन। चलिए,